मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन लेक्चर नंबर 23। आज का पहला क्वेश्चन है 111। पंचम सैबरत मेथड कैन एनालिसिस द फ्रैक्शनल इक्विपमेंट बेस्ड ऑन। आपको मालूम है जिस तरीके से मैकअप मेथड का यूज हम नंबर ऑफ पेड़ निकालने के लिए करते हैं, उसी तरीके से पंचम सैबरत का भी यूज़ करते हैं नंबर ऑफ पेड़ निकालने के लिए। बहुत सारे अलग बेनिफिट हैं इसके, जैसे कि हम अगर 25 से ज़्यादा प्लेटें हों तो मैकअप थ्री से नहीं निकाल सकते, जबकि पंचम सैबरत से निकाल सकते हैं। ऐसे रिफ्लेक्स रेट संबंधित एक गाइडलाइन है, लिमिटेशंस है, वो भी यहाँ क्वालिफाई नहीं करती तो मैकअप थ्री में। बट कि यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्स रेशियो हो, यू कैन सॉल्व एंड यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्लेट विच इज़ यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम बाय द हेल्प ऑफ पंचम सैबरत मेथड। तो यहाँ पर क्या है कि दो प्रकार से हम करते हैं, एक तो एंथैल्पी बैलेंस करते हैं और दूसरा मटेरियल बैलेंस करते हैं। दोनों प्रकार के बैलेंस यूज करते हैं हम और उनसे रिग्रेसली उनको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम एक ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ एंथैल्पी लाइन होती है, एंथैल्पी और कंसंट्रेशन बेस्ड लाइन होती है, और उनके थ्रू हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेड़ निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि पंचम सैबरत मेथड में एंथैल्पी बेस्ड ओनली, मटेरियल बैलेंस बेस्ड ओनली, या बोथ एंथैल्पी मटेरियल बैलेंस ओनली, द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मोलर फ्लो रेट। देखो, जो एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मोलर फ्लो रेट केस है ये मैकअप थ्री के लिए है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो डी ऑप्शन इसका नहीं है, क्योंकि दोनों इसमें हम बैलेंस लेते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है सी, राइट, बोथ एंथैल्पी एंड मटेरियल बैलेंस संबंधी। क्वेश्चन नंबर 112 है कि रिबॉयलर इज कंसीडर्ड एज वन थ्योरेटिकल प्लेट बिकॉज ऑफ द assumption that vapor and equilibrium leaving द रिवॉल्वर आर इन इक्विलिब्रियम। कह रहे रिवॉल्वर में वेपर और लिक्विड जो लीव करता है, लिक्विड नीचे लीव करता है और वेपर ऊपर निकलती हैं, जो कि बाद में डिस्टेंस कॉलम में जाती हैं। ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होती हैं, इस वजह से हम रिवॉल्वर को एज एक प्लेट हम मानते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, मैंने आपको पहले भी बताई। दूसरा ऑप्शन है वेपर रिसाइकिल ऑफ द कॉलम, वेपर रिसाइकिल हो जाती है, इसलिए वेपर रिसाइकिल से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि प्लेट क्या काम करती है, इक्विलिब्रियम प्लेट क्या काम करती है, होल है इसमें, ऊपर वेपर जा रही है और नीचे लिक्विड है, ठीक। ये दोनों लिक्विड नीचे है, इस प्लेट पे मान लो लेवल है लिक्विड का, एक ऊपर वेपर, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है। मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर और रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड बराबर हो चुके हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेम यही केस रिवॉल्वर में भी होता है और सेम यही केस पार्सल कंडेंसर में भी होता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को एज ए प्लेट हम काउंट करते हैं। आपने फेंसिंग के मेथड में देखा कि हम इसलिए हम उनको घटाते हैं पूरी प्लेट में, टोटल जो नंबर पेड़ होती हैं उनमें कॉलम पेड़ निकालने के लिए उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो 112 का ए आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 113 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 है कि गेट हाई ट्रे एफिशिएंसी। अगर आपको ट्रे एफिशिएंसी बहुत हाई चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है इंटरफेसियल सरफेस बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेज शुड बी लार्ज। बिल्कुल सही बात है। देखो कि अगर ये प्लेट है, तो इस प्लेट पर क्या है कि इस तरीके से एक लेवल मेंटेन होता है और फिर यहाँ पर लेवल एक्स्ट्रा होता है, वो यहाँ से नीचे गिर जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो प्लेट की जो ब्रेथ है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, वेपर है, ये लिक्विड है, तो इनके बीच में एक क्रॉस सेक्शन, मतलब इनके बीच में एक एरिया है, इंटरफेस एरिया, इसी के थ्रू इनके बीच मास ट्रांसफर होता है, तो उसका लाज होना तो लाजमी है, तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा बोल रहा है टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू फेज शुड बी लेस। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने के लिए हमने नंबर ऑफ जो डिफरेंट टाइप की प्लेटें यूज करी। आपने देखा कि सी प्लेट में सबसे कम टाइम था टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको हमने सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट था डिफ्यूजन, उसे मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले जो हमने यूज किया सी प्लेट, वहाँ पर जो टाइम था मुझे कम मिलता था, फिर हमने बायोप्टर यूज किया, थोड़ा टाइम बढ़ा, बस प्रेशर ड्रॉप भी बढ़ा, फिर हमने क्या बोलते हैं बबल गैप यूज किया, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट मिला, उसके बाद मास ट्रांसफर अच्छा मिला, और फाइनली हमें एफिशिएंसी अच्छी मिली, प्लेट एफिशिएंसी अच्छी मिली। तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। गैस वेलोसिटी शुड बी वेरी लो। अब देखो, गैस वेलोसिटी अगर बहुत कम होगी
बात समझे? तो फिर होगा क्या, तो पूरा सिस्टम जो है वो बैलेंस ही नहीं रहेगा। आप देखोगे वेपर ऊपर जा नहीं पाएंगी, ऊपर जाने सिस्टम प्रेशराइज हो जाएगा, सिस्टम प्रेशराइज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस होगा नहीं, प्रॉपर स्टेपिंग कंपोनेंट की होगी नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसलिए वेलोसिटी जो है ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो फिर लोडिंग की समस्या, फिर फील्डिंग की समस्या आएगी। तो ऑपरेटिंग जो वेलोसिटी है हमारी फील्डिंग के मुकाबले में आधी, वो हमारी मिलनी चाहिए कम से कम। लिक्विड एंट्रेनमेंट शुड बी सीवियर। देखो लिक्विड एंट्रेनमेंट कह रहा है कि ज़्यादा होना चाहिए। लिक्विड एंट्रेनमेंट अगर ज़्यादा होगा तो मेरे प्यारे मालूम पड़ेगा कि लेस वोलेटाइल कंपाउंड ऊपर, वो लेस वोलेटाइल ऊपर पहुंच जाएगा बाय द एंट्रेनमेंट, तो ऊपर कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। तो ये सब नहीं होना चाहिए, सेवन तो ज़्यादा। ठीक, तो ये सब चीज़ें, तो इसका ए आंसर है राइट। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम इज। देखो 3 प्रकार की एफिशिएंसी होती हैं, मैंने आपको बताया था। पहली एफिशिएंसी जो होती है वो क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट एफिशिएंसी होती है। पहली एफिशिएंसी पॉइंट एफिशिएंसी होती है, और दूसरी एफिशिएंसी जो बोलते हैं एक प्लेट एफिशिएंसी होती है, इसको मरफरी एफिशिएंसी बोलते हैं, प्लेट एफिशिएंसी बोलते हैं। और ओवरऑल जो कॉलम की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब ओवरऑल कॉलम की जो एफिशिएंसी होती है उसमें होती है कि आइडियल प्लेटें आपको कितनी चाहिए। तो आप बोलते हैं 10 प्लेटों में मेरा काम हो जाएगा, बट 10 में काम होगा ही नहीं, होगा 12 में। तो दोनों का रेशियो निकालो, इंटू 100 कर दो। तो आइडियल प्लेटें, नंबर ऑफ आइडियल प्लेटें बटे नंबर ऑफ एक्चुअल प्लेटें। ठीक, यानी नंबर ऑफ आइडियल प्लेट बटे डिवाइड नंबर ऑफ एक्चुअल प्लेट का रेशियो का कहलाता है मुझे ओवरऑल एफिशिएंसी कहलाता है। ईटा नाव से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा क्या बोलते हैं इसको, इसे क्या बोलते हो, ओ को नहीं, इसको ओ ओ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी ओ है, ईटा ओ मतलब ओवरऑल। तो ईटा ओ से रिपेंड करते हैं, ईटा 0 से रिपेंड करते हैं, इसको और बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। तो ईटा जो है इससे रिपेंड करते हैं। ये एफिशिएंसी मैक्सिमम 100% हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती है। ठीक, मर्फरी एफिशिएंसी ऐसी है जो 100 से ऊपर भी हो सकती है, बट ये 100 से ऊपर नहीं हो सकती। चलिए, तो ये तो आपकी अच्छा कह रहा है कि रेशियो किसका होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइडियल प्लेट टू एक्चुअल प्लेट, सीधा पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी को टिक कर दो, आइडियल बटे एक्चुअल। दूसरा ऑप्शन कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्चुअल प्लेट, उल्टा दे रहा है। सेम एज द मरफरी, ने मरफरी अलग होती है, वो 100 से ऊपर चली जाती है। ऑलवेज मोर देन इन पॉइंट एफिशिएंसी, पॉइंट एफिशिएंसी ये सब फर्जी बात है। ठीक, ज़्यादा कम वो तो अलग बात है। तो ए इज द राइट आंसर। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ उसके बारे में डाटा भी नहीं है, ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है, इतना ही है, कहानी इतनी है, तो क्या करोगे। आप पूछोगे रामायण में सर लव कुश के नाती के नाम क्या है, तो किसी को नहीं मालूम कि तुलसीदास ने इतना ही लिखा है, इसके आगे लिखा ही नहीं, वाल्मीकि ने इतना ही लिखा, तो वो कहाँ से पता करोगे। चलो आगे देखो, प्राइमिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम। प्राइमिंग एंड डिस्टिलेशन कॉलम क्या है, रिजल्ट फ्रॉम वेरी लो गैस वेलोसिटी। प्राइमिंग इट डिराइवेबल फ्रॉम द पॉइंट डिफरेंस कंसिडरेशन, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फोम थ्रू आउट द स्पेस बिटवीन द ट्रे। जो ट्रे पर फोमिंग हो जाती है, कई बार बहुत सारा लेवल में कोई कंपाउंड ऐसे होते हैं, नेचर है फोमिंग की, तो फोम बन जाता है, उस फोम की वजह से ट्रे पर लेवल सही दिखाई देता है। अब लोगों ने प्लांट में काम किया, देखा होगा जो डिस्टिलेशन कॉलम होते हैं, कई बार उन प्लेट कॉलम पर साइड से गिलास लगा होता है, जिससे लेवल कितना पता करने के लिए। कई बार लेवल इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि वहाँ से हम किसी न किसी पंप का सक्शन ले रहे होते हैं, फर्दर उसको कहीं यूज कर रहे होते हैं, फर्दर कहीं उसको स्टेपिंग कर रहे होते हैं, उसको प्यूरीफाई कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पर जो हमारी क्या बोलते हैं फोम होती है, वो हमारा लेवल सही दिखता नहीं, मालूम पड़ता है कि एक्चुअली आपको मालूम पड़ेगा कि सर लेवल हमने देखने को आपको बोला, तो लेवल तो यहाँ तक है, ठीक है, बट फोम जो था, फोम इस तरीके से फैला हुआ था ऐसे करके, तो आपने यहाँ गिलास में देखा, तो आपने देखा कि अरे लेवल यहाँ तक है। तो पंप सक्शन जो लेता है वो आपका यहाँ से लेता है, इधर से लेगा, बाहर साइड से यहाँ से लेता है। तो आपने कहा सर लेवल यहाँ तक है, तो पंप सक्शन लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जबकि लिक्विड लेवल नीचे तक था, तो पंप सक्शन कहाँ से लेगा, नहीं ले पाएगा, तो पंप फिर वाइब्रेट करेगा, सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपने देखा चढ़ के ऊपर गए सीढ़ी से, देखा कि भाई लेवल ऊपर तक है,
तो फिर मामला डिस्टर्ब हो गया। तो मालूम पड़ा एक्चुअली, फिर सीनियर इंजीनियर जाके देखा तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि नहीं, ये तो फोम है, आपने गलती से इसको लिक्विड समझ लिया था। तो फिर उसकी वजह से फिर क्या है, फिर पैंट में डिस्टर्बेंस होता है। तो हम इस फॉर्म को पहले रिमूव करते हैं, फिर जहाँ से इनपुट नीचे जो होता है कॉलम, जहाँ से हम इनलेट ले रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, फीड इसका कम करते हैं, तो लेवल पर बढ़ता है, इसमें बढ़ता है, तो आगे फर्दर इसका यूज करते हैं। तो इस फॉर्मिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए प्राइमिंग हम डिस्टेंस कॉलम में करते हैं। ठीक, प्राइमिंग का मतलब यही है तो लेवल लेना है ना, और जो फॉर्म है उसको दूर करना। किसी भी तरीके से फॉर्म दूर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ फॉर्म दूर करने के एजेंट हम यूज़ करते हो फीड में। मान लो फॉर्म है तो इसमें हम कुछ एजेंट यूज कर देंगे बाहर से, तो वो क्या होंगे, इनको जो है फॉर्म को दूर कर देंगे। प्लांट में कई बार आप देखते होगे जो हमारे पास लिक्विड होते हैं उनमें सैपको टाइप के कुछ लिक्विड होते हैं, अलग नंबर होता है उनका, उनको मिक्स करते हैं फिर रेशियो में एक और डालते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा फॉर्म दूर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल 115 का ऑप्शन है सी। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट हैं जो डिस्कस करते हैं आपके साथ। हम बात करेंगे मिनिमम रेफरेंस रेशियो और टोटल रेफरेंस रेशियो, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके बारे में बात करेंगे। यहां डाल लो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। यहां पर देखो टोटल रिफ्लक्स रेशियो, टोटल या फिर इनफाइनाइट। टोटल रिफ्लक्स रेशियो, टोटल रिफ्लक्स होता है, टोटल रेशियो नहीं होता है। टोटल रिफ्लक्स को ही बोलते हैं। अगर टोटल रिफ्लक्स कंडीशन है मतलब L/D, इसमें D 0 हो जाता है, तो हमारा इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो आ जाता है। टोटल रिफ्लक्स कंडीशन को बोलते हैं इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है, या फिर इसको RT से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम RM से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम रखेंगे तो उससे होगा क्या कि कम से कम लिक्विड वापस आएगा, जिससे रिवाइलर और कंडेंसर का लोड कम हो जाएगा। नीचे कम आएगा, रिवाइलर को कम वेपराइज करना पड़ेगा, वेपर उतनी कम बनेंगी, जिससे हमारा जो वेव कंडेंसर है उसको कम कंडेंस करना पड़ेगा। तो इस तरीके लोड दोनों का कम हो जाएगा। तो लाइन लिख लीजिए इसमें, रिवाइलर एंड कंडेंसर रिवाइलर एंड कंडेंसर लोड मिनिमम हो जाएगा। ठीक, जब मिनिमम हो जाएगा तो उससे ऑपरेटिंग कास्ट मिनिमम हो जाएगी। ऑपरेटिंग कास्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ऑपरेटिंग कास्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ कूलिंग वाटर एंड कॉस्ट ऑफ स्टीम। इसका उल्टा रिफ्लक्स रेशियो जब पूरा हो, पूरा हम डाल ही देते हैं, वापस रिटर्न कर देते हैं, तो दोनों का जो लोड है बढ़ जाता है। बोथ लोड मैक्सिमम, ठीक, और फिर ऑपरेटिंग कास्ट हो जाती है मैक्सिमम। अब कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस माइंड में सोचना हम क्या क्या बता रहे हैं, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मिनिमम रिफ्लक्स में मतलब हमने वो मिनिमम रिफ्लक्स का मतलब ये है कि हमने वापस जो है कम किया है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो डी है वो हमने लिया है। अगर वो डी लिया है तो उसकी वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, तो हम नीचे जो बॉटम प्रोडक्ट है वो भी लेंगे, वो 0 नहीं होगा, और फिर तो हम कुछ ना कुछ डालेंगे उसमें तो वो 0 नहीं होगी। जबकि टोटल रिफ्लक्स में हम जो भी मटेरियल लेते हैं पूरा वापस कर देते हैं। जब वापस कर देते हैं तो बाहर से हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती, भाई वो घूमता रहता है, वेपराइजेशन कंडेंसेशन चलता रहता है, तो हम ऊपर से कुछ लेते नहीं हैं इसमें, और वैसे नीचे भी कुछ नहीं निकालते। ठीक, तो आप बोलो सर फिर करते क्यों इसका, ये पूरा फर्जी कॉन्सेप्ट है, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है। ठीक, ये इंडस्ट्रियली इसका कोई यूज नहीं है। ये सिर्फ ये समझाने के लिए है
कि अगर आप रिफ्लेक्स रेशियो बढ़ाते रहोगे तो क्या हो सकता है, बस, और कोई मतलब नहीं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और तीसरा पॉइंट समझो, अगर हम कम से कम रिटर्न करेंगे मटेरियल तो उससे क्या होगा, प्योरिटी हमें नहीं मिल पाएगी। अगर प्योरिटी मुझे लेनी है तो नंबर ऑफ प्लेट हमें मैक्सिमम करनी पड़ेंगी। नंबर ऑफ प्लेट यहाँ पर इनफाइनाइट होती हैं, हम उनको मैक्सिमम कर रहे हैं। ठीक, नंबर ऑफ प्लेट जो होती है, जो उसमें एक्स्ट्रा बढ़ेंगी, उनसे इक्विपमेंट की फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। जो मेटल की कॉस्ट है, प्लांट की कॉस्ट है, मतलब कॉलम की कॉस्ट है, सो इसकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो बढ़ेगी। तो मैक्सिमम जो प्लेटें होती हैं तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। भाई यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटें मिनिमम होती हैं। नंबर ऑफ प्लेट जो होती हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, आइडियल स्टेजेज कुछ कह सकते हो जी, यहाँ पर क्या होती हैं, मिनिमम निकल के आती हैं टोटल कंडीशन में, टोटल रिफ्लेक्स कंडीशन में। और इसी वजह से जो फिक्स कॉस्ट है वो यहाँ पर मिनिमम होती है। यानी अगर टोटल कंडीशन में ऑपरेटिंग कास्ट मैक्सिमम है तो जो फिक्स कॉस्ट है मिनिमम होगी। भाई मिनिमम कंडीशन में ऑपरेटिंग कास्ट मिनिमम है तो फिक्स कॉस्ट मैक्सिमम होगी। और हमें अगर हमें निकालना ऑप्टिमम केस निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, टोटल कास्ट निकालनी पड़ेगी। जिसकी टोटल कास्ट कम आएगी उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो भैया और क्या हो सकता है, इट इज प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल मेथड है, इसको हम प्लांट में यूज करते हैं। मतलब हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो चाहिए ना, चाहिए मुझे, ठीक, और इसलिए हम आरएम को फाइंड आउट करते हैं, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैनुअल रिफ्लेक्स में इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं स्लोप ऑफ रेक्टिफिकेशन लाइन। ठीक, मैंने आपको बताया था आरएम अपॉन आरएम प्लस 1 और एक्स डी माइनस बाई डैश अपॉन बाई डैश माइनस एक्स डैश। इस फार्मूले का हमें यूज करना है और इजीली हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो। जबकि अगर हमें टोटल रिफ्लेक्स कंडीशन में निकालना है क्या, नंबर ऑफ प्लेट, तो पहली बात तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। और इस केस में इसमें रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्स इनफाइनाइट होता है, उसको मत निकालिए। इसमें नंबर ऑफ प्लेट निकाली जाती है। इसमें नंबर ऑफ प्लेट निकालने के लिए पहला तरीका है फेंसके इक्वेशन, और दूसरा तरीका है कौन सा, बाई ग्राफ। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा nm+1 या फिर nm+2 है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा कंडेंसर जो है वो पार्शियल कंडेंसर है या फिर फुल कंडेंसर है। अगर पार्शियल है nm+2 लेंगे, फिर log e xd अपॉन xd और 1xw अपॉन xw और अपॉन xw फिर नीचे ln अल्फा एवरेज। ठीक है, तो ओवरऑल चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशियो की ओर। अभी तक आप मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो देख लिया और टोटल रिफ्लेक्स दे दिया। अब इनके बीच कंडीशन है ऑप्टिमम रिफ्लेक्स जो हम प्लांट में यूज करते हैं, उसके बारे में हम विचार करना शुरू करते हैं। डाली हेडिंग ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशियो, ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशियो। ठीक, अब भाई जी ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशियो क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो
आपने बोला कि सर अगर नंबर ऑफ प्लेट अगर कम होती, कम कैसे होगी? जब हम रिफ्लेक्स बढ़ाएंगे। कब? जब रिफ्लेक्स हम बढ़ाएंगे। हम बढ़ाते गए, नंबर ऑफ प्लेटें कम होती गई। ठीक, नंबर ऑफ प्लेट कम होंगी तो होगा क्या? जो टावर का वजन है, टावर्स वेट, ठीक, वो वेट कम हो जाएगा। नंबर ऑफ प्लेट कम करने से ऐसा हो जाएगा। अभी हम विचार कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है। नंबर 2, अगर हीट एंड वेपर फ्लो, अगर हीट फ्लो वेपर फ्लो अगर बढ़ता है, अगर वेपर फ्लो बढ़ेगा तो हैंडल करने के लिए कॉलम का डायमीटर हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब समझो, कॉलम का अगर डायमीटर बढ़ेगा तो क्या होगा? इसमें फिक्स कॉस्ट जो है बढ़ेगी। ये इसको बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, डाय बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, ये बात ठीक है आपकी। अच्छा, ओवरऑल हमने देखा उन दोनों केसों में, मिनिमम और मैक्सिमम केसों में देखा, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो और टोटल रिफ्लेक्स रेशियो कंडीशन में देखा कि भाई अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ती है, किसी भी केस की बढ़ती है, तो अपोजिट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो घट जाती है उस केस में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ कर लेंगे और बोलेंगे इसे टोटल कॉस्ट, किसी भी केस की। पहले वाले केस कह लेते हैं, दूसरा तो प्रैक्टिकल है नहीं। जैसे मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो है, हम उसके वाले मान लेते हैं, और वहाँ पर टोटल हम निकाल लेंगे, क्या? टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। देखिए, हम एक ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ में हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्लेक्स रेशियो को और इधर करेंगे टोटल कॉस्ट को, मतलब कॉस्ट को करेंगे, हम देख लेंगे, टोटल बाद में कर लेंगे। अब क्या होगा कि किसी भी हम मान लेते हैं कोई बेस कंडीशन, जहाँ शुरू करते हैं हिसाब लगाना। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है, जितना कूलिंग वाटर चाहिए उतना हम पैसा लग जाएगा, उसमें कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है कि वो बनिया की दुकान है, अगर आपको 2 किलो कूलिंग वाटर यूज कर रहे हो उतना पैसा है, 4 किलो यूज कर रहे हो उतना ही पैसा है, स्टीम 2 किलो यूज कर रहे हो उतना पैसा लगेगा, 4 किलो इतना पैसा लगेगा, यानी वो सीधे सीधे बढ़ती है। ठीक, जबकि जबकि जो फिक्स कॉस्ट होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डायमीटर है, कब डायमीटर बढ़ेगा घटेगा, हम हिसाब लगाएंगे कितना डायमीटर होगा, डायमीटर प्लेटें इतनी है डायमीटर इतना होगा, प्लेटें कम है डायमीटर इतना होगा, वेपर फ्लो इतना है तो इतने में कम करेगा। वेपर फ्लो रेट जो है वो हमारा जो डायमीटर है वो वेपर की स्क्वायर डिपेंड कर रहा है कि अंडर डिपेंड कर रहा है, मतलब फार्मूला बेस्ड है। तो इसमें क्या है कि ओवरऑल एक कर्व मुझे मिलता है, मुझे क्या मिलता है? कर्व मिलता है, इस तरीके से कर्व मिलता है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व हमारा फिक्स कॉस्ट का है, ये लाइन जो दी है वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट की है। और हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट पर जोड़ते गए इन दोनों को, वैल्यू को जब जोड़ते जाओगे तो मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, किसके हिसाब से? रेफरेंस रेशियो के हिसाब से। ठीक, हिसाब से। तो इस तरीके से कर्व आया, मान लो इस तरीके से मुझे कर्व मिला, ये टोटल कॉस्ट का है, ये टोटल कॉस्ट है। इसमें पॉइंट ऐसा है जहाँ से वैल्यू क्या है, सबसे लोएस्ट वैल्यू है,
मैं इसको सीधे यहाँ मिला देता हूँ यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो मिनिमम है टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट जो कौन सी है, मिनिमम है। यहाँ पर जो रिफ्लक्स है वो मिनिमम है। ठीक, ये रिफ्लक्स रेशियो है वो मिनिमम है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई इस कर्व से, इस कर्व में जहाँ पर सबसे कम वैल्यू होगी टोटल कास्ट पर, टोटल कास्ट की वैल्यू सबसे कम होगी, वहाँ पर जो रिफ्लक्स रेशियो होगा उसकी, उस आर की वैल्यू को हम आर एम कहेंगे, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कहेंगे। तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो ऐसा रिफ्लक्स रेशियो होता है जिसपे कॉस्ट जो होती है, टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। तो लिखो, मतलब वो सॉरी ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। ठीक है, क्या बोल दिया, ऑप्टिमम रिफ्लक्स, आर ऑप्ट, ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो जो होती है वो वैल्यू 1.1 से 1.5 टाइम होता है किसका, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो का। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक, लिखो क्या होता है, आर ऑप्ट, वैल्यू ऑफ आर एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक, आर की वो वैल्यू जिसमें टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है उसको हम ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो कहते हैं। ठीक, तो जहाँ पर कम से कम मिनिमम वैल्यू मिलेगी टोटल कॉस्ट की, वहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन और उस आर की वैल्यू को हम आर ऑप्ट कहेंगे। ठीक, कैसे निकालते हैं आप किसी को बता सकते हो, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू कैन सॉल्व इट। अच्छा, नंबर ऑफ प्लेट में भी रिलेशन होता है एक। अब आपने एक चीज देखी कि भाई अगर आर इनफाइनाइट टोटल रिफ्लक्स रेशियो कंडीशन है तो यहाँ पर जो प्लेटें होती हैं वो मिनिमम होती हैं, एन नंबर ऑफ प्लेट इन कॉलम, वो क्या होती हैं, मिनिमम होती हैं। नंबर 2, आर अगर मिनिमम है, आर अगर मिनिमम है तो नंबर ऑफ प्लेटें यहाँ पर कैसे होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। मतलब आपस में उल्टा रिलेशन है। इनको अगर हम ड्रॉ करें, इनको अगर हम क्या करें, ड्रॉ करें, तो हम देखेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ प्लेट के बीच में और रिफ्लक्स रेशियो इसके बीच में ग्राफ बनाए तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आने वाला है। इस ग्राफ को एक लाइन ऐसे खींचो, इसके टेंजेंट पे एक लाइन ऐसे खींचो, इसके टेंजेंट पे, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये मुझे आर एम की वैल्यू देगा, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कंडीशन देगा, और यहाँ से जो आप जा रहे हो ये वाला पॉइंट हमें नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट की वैल्यू देगा। ठीक, जब आर इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो यहाँ से मुझे प्लेटें फिर मिलेंगी, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट मिलेंगी, फिर चाहे कितना भी रिफ्लक्स हो जाए। ठीक, उसमें टोटल रिफ्लक्स होगा, उससे ऊपर तो होगा नहीं। हमने डी जीरो कर दिया, अब क्या करोगे, इससे ऊपर कुछ कंडीशन होती है, भैया हम जब माल लेना बंद कर दिया। नंबर 2, प्लेटें जा रही हैं इनफाइनाइट की ओर, कब, जब रिफ्लक्स रेशियो हमारा मिनिमम है तब। समझ गए, एक ग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर रिफ्लक्स रेशियो बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट घट जाएगी, अगर रिफ्लक्स रेशियो बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, घटेगी। क्यों, एक तरीके से फिक्स कॉस्ट घटेगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेटें कम होंगी, फिक्स कॉस्ट घटेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और ओवरऑल जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी वो कम होगी। ऐसे ही आर एम कम करेंगे तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि हम इसमें अगर बढ़ा रहे हैं तो भाई ये प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे हैं, तो कास्ट फिर किस बात की, समझ गए।
मतलब कम कास्ट आएगी। जब माल लेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, माल नहीं लेंगे, इक्विपमेंट घुमा रहे हैं ऐसे ही, तो कॉस्ट कम आएगी। सीधी बात यह है। तो टोटल जो कॉस्ट है मेनली फिक्स कॉस्ट पर डिपेंड करती है। अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगी, फिक्स कॉस्ट कम है तो फिर टोटल कॉस्ट कम होगी। लिख लो, ये भी लिख लो। टोटल कॉस्ट डोमिनेंटली या फिर मेनली डिपेंड अपॉन फिक्स कॉस्ट। ठीक, फिक्स कॉस्ट डोमिनेंट होती है। एक आइडिया मैंने आपको दिया और कुछ सिखाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि आप कुछ नया सीखे होगे। अच्छा, यहाँ पर जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये वाला जो कर्व था ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशियो आपने निकाला था, जहाँ से कहानी शुरू करते हैं यहाँ पर मुझे आराम मिलता है। ठीक, कभी ग्राफ बना के दे और यहाँ पर लिखा हो यहाँ पर लिखी हो वैल्यू 2 या कुछ, और जब पूछे आपसे आरएम क्या है तो आप याद रखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आरएम की वैल्यू होगी। ठीक, तो ये था हमारा लेक्चर। कैसा लगा जरूर बताइए। अगर ये लेक्चर हमारे यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपसे मैं जरूर कहूँगा कि आप क्लास को ज्वाइन करिए। हमारा जो कंटेंट नया आ रहा है उपयोगिता का, ये बहुत ही शानदार कंटेंट है। और जो हमारा पुराना कंटेंट था आपने देखा था कि वो बहुत पॉपुलर कंटेंट था, उसको ऑक्सीजन कंटेंट हम कहते हैं। बट अब जो कंटेंट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें ऑडियो हाई क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, डिजिटल स्क्रीन में समझा रहे हैं सब आपको, हर चीज़ का फिगर बना रहे हैं, प्रॉपर समझा रहे हैं, और हर चीज़ को डाटा के साथ हम पेश कर रहे हैं, समझे ना, और इंडस्ट्रियल अप्रोच के साथ हम बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता है इसका सोल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि कम से कम जो हिंदी और इंग्लिश से समझ पाते हैं ओवरऑल ऐसी कंट्री 10 से 12 है, उनके लिए कंटेंट बहुत ही अच्छा रहेगा। और सभी का हम स्वागत करते हैं, वो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करें हमारा केमिकल गुरु प्ले स्टोर जाके। अगर वो इंडिया से बाहर के हैं तो अपना जीमेल आईडी से लॉगिन करें और लॉगिन करके कंटेंट को परचेज़ करें। कंटेंट परचेज़ करने के लिए बाहर वालों के लिए एक सिंगल ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल जो ट्रांसफ़र है उसको हमें इनेबल कर लेना है, और उसके बाद मास्टर कार्ड होना चाहिए आपके पास क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, तो मास्टर कार्ड के द्वारा आप आराम से पेमेंट कर सकते हो और हमारी क्लास को एंजॉय कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।